लोग का क्या बोल रहे थे कि कभी भी कैलकुलेट करना हो तो ये ध्यान में रखना है कि वेस्ट में यदि जा रहे हैं तो टाइम माइनस होगा, और यदि ईस्ट में जा रहे हैं तो टाइम क्या होगा, प्लस होगा। दूसरा चीज़, बीच में 0 डिग्री होगा, ये ध्यान रखना है। डिफरेंस निकालना है, कितना का डिफरेंस है दोनों के बीच में, दोनों प्लेस के बीच में। और अगला कॉन्सेप्ट कि 1 डिग्री को पार होने में 4 मिनट लगता है। तो जितना भी डिग्री दिया होगा उसको पार करने में 4 इंटू उतना मिनट का समय लगेगा। मिनट को आवर में बदल लेना है, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन एग्जाम्पल 3 सेम उसी तरह यहाँ पर एग्जाम्पल 4 दिया गया है। ये दोनों आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको इसका सॉल्यूशन बता दिया जाएगा, लेकिन पहले एक बार आप खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड टाइम का। क्या होता है स्टैंडर्ड टाइम? स्टैंडर्ड टाइम बेसिकली हम लोग समझाने का बात करते हैं कि एक किसी भी लार्ज एरिया पर या फिर पूरा कंट्री के लिए एक फिक्स टाइम लिया गया है, ठीक है, जो सब जगह अप्लाई होता है। तो ये बोला द लोकल टाइम ऑफ सेंट्रल मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री और लार्ज एरिया। इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है उसके बारे में बात करते हैं। तो हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिखते हैं IST, और ये लिया गया है उत्तर प्रदेश में जो एक शहर है मिर्ज़ापुर, वहाँ से पास होता है। और ये जो है वो है 82.5 डिग्री ईस्ट, याद रखना है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है वो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, यहीं से लिया गया है। इस सिलेक्टेड एट द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया विच अप्रोक्सीमेटली डिवाइड द कंट्री इनटू 2 हाफ्स। दिस मेरिडियन passes थ्रू मिर्जापुर एंड इज नोन एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ऐसा इसलिए किया गया है कि यदि आप इंडिया को ध्यान से देखें तो इंडिया इस तरह से कुछ है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह का पार्ट है। इधर अरुणाचल प्रदेश है, इधर गुजरात है, ठीक है। दोनों के बीच का यदि हम डिफरेंस देखते हैं तो लगभग में 30 डिग्री का है, ठीक है। अब 30 डिग्री मतलब 120 मिनट, 120 मिनट मतलब 2 घंटा। सोचिए हम भारत में रह रहे हैं, 2 घंटे का डिफरेंस हो जाएगा। उसी को दूर करने के लिए यहाँ पे बीच में एक लाइन पास होता है 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, इसको जब स्टैंडर्ड टाइम लिए तो हम इसका टाइम को 1 घंटा क्या कर दिए, बढ़ा दिए, और इसका टाइम को 1 घंटा घटा दिए। अब इंडिया में हर जगह टाइम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, 2 घंटा का डिफरेंस खत्म हो गया, ठीक है। ठीक है, इट मीन्स when it is noon at 82.5 degree east longitude, the time is taken as noon for the whole country। जो समय वहाँ पर होगा वही समय पूरा देश के लिए हो गया, इसीलिए इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब यहाँ एक क्वेश्चन है, देखिए, फाइंड आउट द टाइम डिफरेंस बिटवीन ग्रीनविच मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड मिर्जापुर 82 डिग्री 30 मिनट्स। अब सोचिए 82 डिग्री 30 मिनट्स है, इसका मतलब देखिए 30 मिनट मतलब आधा डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, हाफ डिग्री। तो 82.5 डिग्री हो गया, ठीक है, 82.5 डिग्री होगा। अब सोचिए 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगता है, तो 82.5 डिग्री जो है 82.5 डिग्री को पार होने में कितना मिनट लगेगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 82.5 इंटू 4 यदि आप करते हैं तो आपको 330 मिनट आता है। 330 मिनट मतलब 300 प्लस 30, 300 मिनट मतलब हुआ 5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट। तो हम लोग का जो समय है ग्रीनविच जो मेरिडियन है उससे 5.5 घंटा आगे है। इसका मतलब यदि ग्रीनविच में 12 बजेगा दोपहर का तो हम लोग के यहाँ 5:30 बजेगा शाम का, ठीक है। ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मेरिडियन का जो लोकल टाइम है उसी को हम लोग बोलते हैं, और ये पूरा वर्ल्ड के लिए माना जाता है, ठीक है। द लोकल टाइम ऑफ ग्रीनविच मेरिडियन ऑल्सो नोन एज प्राइम मेरिडियन इज कंसिडर एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल वर्ल्ड। इट इज कॉल्ड द ग्रीनविच मीन टाइम और GMT। ऑल द कंट्री फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल फॉलो इट। जहाँ पर भी इंटरनेशनली ट्रैवल किया जाता है इसी को फॉलो किया जाता है, ठीक है। ग्रीनविच मीन टाइम कहाँ से लिया गया, लंदन में एक शहर है ग्रीनविच, वहीं से लिया गया है, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड में होता है। अब टाइम जोन बांटा गया है अलग अलग जगह का, ठीक है। जहाँ पर जो कंट्री ज़्यादा एक्सटेंड कर रहा होगा,
ज़्यादा बड़ा होगा वहाँ पर जो स्टैंडर्ड टाइम जोन होगा वो अलग अलग तरह का देखने को मिलेगा। Some countries like Russia, Canada and USA have large longitudinal extension where if a single time is taken as standard time it will create a lot of problems। मतलब कुछ जगह ऐसा है जहाँ पर लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर यदि हम एक टाइम को ले लेते हैं स्टैंडर्ड टाइम तो वहाँ दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा है कि रसिया में मान लीजिए हम लेते हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में तो यहाँ 11 घंटे का डिफरेंस हो जाएगा। When it is noon at central part of country, it will be evening in eastern part and morning in the western part of country। अब यहाँ पे लगभग में 165 लाइन से जो यहाँ पास हो रहा है, इसलिए एक से काम नहीं चलने वाला है। इसलिए इस सबको प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग अलग अलग टाइम जोन चूज करते हैं, अलग अलग टाइम जोन चूज करते हैं। देखिए कनाडा यूएसए है 5 टाइम जोन, एक से ज़्यादा टाइम जोन ले लिए तो 5 टाइम जोन है इसके पास। 5 टाइम जोन्स ऑफ कनाडा रिकॉग्नाइज एज अटलांटिक, ईस्टर्न, सेंट्रल, माउंटेन और पैसिफिक। ठीक है, देखिए यहाँ पर ग्रीनविच है, इसके आगे जाएंगे, ठीक है, इसके पीछे जाएंगे तो अलग अलग तरह का इतना टाइम जोन चूज कर लिया गया है। 12 आगे 12 पीछे, तो टोटल कितना टाइम जोन हो गया पूरा वर्ल्ड के लिए? 24 टाइम जोन हो गया। इसलिए लिखा गया, देखिए द अर्थ टेक 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन सो द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स एज सजेस्टेड बाय स्टैंडर्ड फ्लेमिंग एंड कैनेडियन। 24 टाइम जोन में बांट दिया गया, 12 इधर और 12 इधर। ठीक है, पीछे जाएंगे तो टाइम घटेगा, आगे जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा। इसलिए देखिए यहाँ 1 जनवरी है तो इधर है 31 दिसंबर, इधर 1 जनवरी है तो इधर भी 1 ही जनवरी है, लेकिन टाइम बढ़ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन के बारे में बात करते हैं जिसका मतलब है इंटरनेशनल डेट लाइन। क्या होता है इंटरनेशनल डेट लाइन? क्या है? ये भी एक तरह का इमेजिनरी लाइन है। देखिए इंटरनेशनल डेट लाइन, जिसको हम लोग शॉर्ट में आईडीएल बोल सकते हैं, फिक्स्ड बाय इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, इज एन इमेजिनरी लाइन along the 180 degree meridian extending from north pole to south pole। It is marked on the place of the earth surface where each new date begins first। जहाँ पर हर न्यू डेट पहले स्टार्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर चूज किया गया है। द लॉन्गिट्यूड विच लाइज डायमेट्रिकली ऑपोजिट टू द प्राइम मेरिडियन is numbered at 180 degree which passes through the mid Pacific where less land mass is present। The international date line coincide with 180 degree east or west। 180 डिग्री से क्या कर जाता है? कोइंसाइड कर जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन। देखिए यहाँ पर एक जो डायग्राम दिया गया है ये है इंटरनेशनल डेट लाइन। क्या है? इंटरनेशनल डेट लाइन। अब इसी के बारे में बात किया जा रहा है कि किस तरह से हम लोग इसके बारे में समझ सकते हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर एक्सटेंड है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर क्या है? एक्सटेंडेड है। ठीक, ये बेसिकली मार्क करता है कि कहाँ पर नया डेट स्टार्ट हो जाएगा, कहाँ पर नहीं होगा। अब इंटरनेशनल डेट लाइन का जरूरत ही क्यों पड़ा? क्वेश्चन ही आता है इंटरनेशनल डेट लाइन का जरूरत क्यों पड़ा? जैसा कि अर्थ रोटेट करता है 24 घंटा में, तो यहाँ पे 24 टाइम जोन है। जब हम लोग ईस्ट से वेस्ट की ओर जाते हैं तो मतलब 24 घंटे का डिफरेंस होगा पूरा दिन। पहला जो टाइम जोन यहाँ पर होगा और यहाँ पर जो होगा, ये दोनों में कितने घंटे का डिफरेंस हो जाएगा? 24 घंटे का। इसका मतलब यदि हम ईस्टवर्ड की ओर जाते हैं, ठीक है, तो ग्रीनविच से हम लोग 12 घंटा आगे। सेम उसी तरह यदि हम पीछे जाते हैं, यहाँ पे है 12 घंटा आगे हो जाएगा, 12 घंटा पीछे हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वही चीज़ समझाने का कोशिश किया गया है, समझिएगा। प्लेस ए लोकेटेड एट द सेम लॉन्गिट्यूड हैज अ डिफरेंस ऑफ 24 आवर्स और वुड हैव डिफरेंट डेट्स एट द सेम टाइम। इसका मतलब एक प्लेस ए है जहाँ पर सेम लॉन्गिट्यूड है और वहाँ पर डिफरेंस कितना का हो जाएगा? 24 आवर का हो जाएगा। कितना का हो जाएगा? 24 आवर का। समझे नहीं? देखिए समझाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर है, हम इधर से घूम के आए तो 12 घंटा, इधर से आए तो 12 घंटा, 24 घंटा का डिफरेंस हो जाएगा। इसीलिए
बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। यहाँ पे देखिए घूमते हुए समझाने का कोशिश किया है। देखिए 2 बजे दोपहर था, फिर 5 हुआ, फिर यहाँ आगे देखिए 9 बजा, फिर 8, यहाँ देखिए 11, फिर यहाँ हुआ 2 सुबह, फिर 5, फिर 11। इस तरह से रोटेशन में यदि हम देखें तो हम लोग को समझ में आएगा सेम प्लेस में एक बार इधर जा रहे हैं, एक बार इधर जा रहे हैं, तो टाइम गेन हो रहा है और लॉस हो रहा है। तो ये जो सब कोई सीप के जरिए मूव करता है, तो या तो एक दिन ज़्यादा हो जाए। देखिए टू शो वाई अ डे इज लॉस्ट और गेन व्हेन क्रॉसिंग द डेट लाइन। यदि डेट लाइन को हम लोग क्रॉस कर जाते हैं तो एक दिन बढ़ जाएगा या एक दिन घट जाएगा। अब यही सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कि एक दिन रिपीट ना हो जाए या फिर एक दिन गेन ना हो जाए, लॉस हो जाए या फिर वही गेन हो जाए, हम लोग को इंटरनेशनल डेट लाइन का ज़रूरत पड़ता है, जिसके कारण एक जो डे लॉस हो रहा था या फिर गेन हो रहा था वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है इंटरनेशनल डेट लाइन इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, वाई। इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्यों? ये देखिए ग्रेट सर्कल और स्मॉल सर्कल यहाँ समझाने का काम किया। इंटरनेशनल डेट लाइन रफली फॉलो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, बट लाइक टाइम जोन देयर आर some adjustment made. Few country and islands group are located very close to 180 degree longitude. कुछ कंट्री और कुछ आइलैंड है जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर सिचुएटेड है। टू कीप देम होली ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन अंडर सेम एडमिनिस्ट्रेशन, द आइडियल गोज इन ए जिग जैग वे। आइडियल जो है जिग जैग वे में जाता है, पासिंग ओवर ओनली सी एंड ओशियन, सिर्फ सी और ओशियन को पास करते हुए जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल डेट लाइन डेविएट्स ईस्टवर्ड ऑफ 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इन बेरिंग सी बिटवीन अलास्का एंड साइबेरिया। It deviates westward of 180 degree meridian, keeping the entire Aleutian Island to east of the line. It follows 180 degree meridian for most of its distance, but in further south it deviates eastward of 180 degree meridian. मतलब बेसिकली समझाना ही चाह रहा है कि जो यहाँ पर जो लाइन आपको दिख रहा है, देखिए समझा देते हैं थोड़ा सा। ये जो लाइन है वो पूरा एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं है इंटरनेशनल डेट लाइन, वो जिग जैग पैटर्न में देखिए ऐसे करके है, फिर इधर आया, फिर ऐसा आया, फिर ऐसा आया, फिर ऐसा आया, इस तरह करके यहाँ पर देखने को मिलेगा, चेंज होते रहेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है ग्रेट सर्कल क्या है और ग्रेट सर्कल का क्या इंपॉर्टेंस है। तो हम लोग को पता है कि अर्थ जो है एक स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है। अर्थ को डिवाइड किया गया 2 हाफ में एक सर्कल के द्वारा, विच इज सेंटर कोइंसाइडिंग विद दैट ऑफ अर्थ सेंटर। अर्थ के सेंटर से कोइंसाइड करता है साइमल्टेनियसली। द रेडियस ऑफ सर्कल शुड ऑल्सो इज इक्वल टू दैट ऑफ अर्थ रेडियस, इट इज कॉल्ड ग्रेट सर्कल। इसलिए इसको हम लोग ग्रेट सर्कल बोलते हैं, क्योंकि इसका जो रेडियस होगा वो अर्थ के रेडियस से मैच करेगा। और यहाँ पर जो ग्रेट सर्कल जिसको हम लोग बोल रहे हैं वो इक्वेटर ही है। The equator is the greatest possible circle as the earth is bulged at the equator, representing the largest circumference of the earth. All latitudes except the equator are a small circle because they do not divide the earth into 2 equal parts. जो सबसे बड़ा है वो इक्वेटर ही है, तो यही ग्रेट सर्कल हो सकता है। इसके बाद जितना भी होगा इसके पैरेलल सब क्या होगा, छोटा ही होगा। In case of longitude, we find any longitude along with its diametrically opposite longitude make a full circle dividing the earth into 2 equal half parts. So all meridians of longitude are considered as to be great circle. तो longitude का जो जितना भी मेरिडियन होगा उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रेट सर्कल के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। ऑल मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, यहाँ पे ध्यान देना है, जितना भी मेरिडियंस है लॉन्गिट्यूड का सबको हम लोग ग्रेट सर्कल ले सकते हैं, ठीक। अब ग्रेट सर्कल का क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बात किया गया है। तो देखिए द शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन एनी 2 प्लेस ऑन अर्थ इज ऑलवेज प्रिफरेबली बाय नेविगेटर्स एंड एविएटर्स। अ रूट along the arc of great circle provides the shortest possible route which save fuels, time and expenditures.
For example, distance between Toronto, Canada and Beijing, China appears to be shortest on the map across the Pacific Ocean, but practically the shortest distance between these two places is along the Great Circle over the North Pole. तो ग्रेट सर्कल के हेल्प से हम लोग आसानी से एक जगह से दूसरा जगह जा सकते हैं, अपना टाइम को बचा सकते हैं, फ्यूल को बचा सकते हैं और अपना खर्चा को भी बचा सकते हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू यहाँ पे समझना है हम लोग को। There are special great circle chart used by navigator on these routes are shown as straight lines. As far as possible, the ship and aircrafts follow these route to make their journey economical. मतलब जर्नी को इकोनॉमिकल बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। Sometimes some country do not allow the aircraft to fly over their airspace, so the aircraft have to deviate from these routes. अभी रिसेंटली देख लीजिए ना, जो बंद कर दिया था, ठीक है, पाकिस्तान भारत में जो एयर स्पेस था वो बंद हो गया था, तो हम उस एरिया में उड़ नहीं सकते हैं, तो हमको अपना रूट को डेविएट होके जाना पड़ेगा। ये चैप्टर यहाँ पर होता है आपका समाप्त और हम लोग बढ़ते हैं तीसरे चैप्टर की ओर, जिसका नाम है मोशन ऑफ अर्थ, रोटेशन एंड रिवोल्यूशंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 2 मिनट के बाद। हाँ, तो हम लोग का 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे चैप्टर की ओर, जिसका नाम है मोशन ऑफ अर्थ, रोटेशन एंड रिवोल्यूशंस। ये रोटेशन का सिंपल मतलब होता है कि अर्थ अपने एक्सिस पर घूमता है। रिवोल्यूशंस का मतलब होता है अर्थ जब सन के चारों ओर घूमता है। जैसे हम लोग एक लट्टू को घूमते देखते हैं ना, तो लट्टू अपने एक्सिस पर भी घूमता है, घूमते घूमते आगे भी मूव करते हुए जाता है, तो ये रिवोल्यूशंस है। वहीं पर घूमना रोटेशन कहलाता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे समझते हैं, तो वही चीज़ समझाने की कोशिश किया। हम लोग क्या देखते हैं कि सन हमको ईस्ट में राइज होता हुआ दिखता है और दिन स्टार्ट होता है, फिर शाम जैसे जैसे होता है तो सेट होता हुआ दिखता है वेस्ट में, मतलब डूबता हुआ दिखता है। हम लोग को लगता है कि सन मूव कर रहा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में सन जो है मूव नहीं करता है। एक्चुअली में सन जो है वो रुका हुआ है और अर्थ जो है वो मूव करता है। ठीक है, अब इसके कारण बहुत सारा फिनोमिना देखने को मिलता है। अर्थ का क्लाइमेट इफेक्ट होता है, टेम्परेचर, विंड, ओशियन करेंट, प्रेसिपिटेशन, डे नाइट, सीजन का चेंज, ये सब कंट्रोल किया जाता है रोटेशन एंड रिवोल्यूशंस के थ्रू। एक एक करके उसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। देखिए, जैसे हम लोग कभी गाड़ी से मूव करते हैं, मतलब गाड़ी से जाते हैं, तो हमको पेड़ पौधा सब पीछे दिखता है, एक्चुअली में हम लोग आगे जा रहे होते हैं। तो सेम उसी तरह यहाँ पर है कि हम लोग को सन लगता है ईस्ट से वेस्ट जा रहा है। ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि हम लोग वेस्ट से ईस्ट घूम रहे हैं, मतलब हम लोग घूम रहे हैं मतलब अर्थ घूम रहा है। तो रोटेशन के बारे में याद रखना है, रोटेशन इज द स्पिनिंग ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ऑन एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, अ फिक्स ऑब्जेक्ट में बी यूज्ड एज ए रेफरेंस पॉइंट टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ वन रोटेशन। अब अर्थ को एक रोटेशन करने में अपने एक्सिस पर कितना समय लगता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो अर्थ टेक्स 23 आवर्स 56 मिनट 4 सेकेंड टू कंप्लीट वन रोटेशन, जिसको हम लोग अप्रॉक्स 24 आवर्स मान लेते हैं। ठीक है, वन रोटेशन टू मेक वन डे विच इज नॉन एज सिड्रल डे। सिड्रल डे का मतलब क्या होता है? साइडस इन लैटिन मीन्स अ स्टार। स्टार का एक दिन कंप्लीट हो गया। द वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन ऑफ अर्थ एंड अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट। एक्चुअली में देखिए, सन यदि यहाँ पर है तो सन का रे पड़ेगा तो एक पार्ट में डे होगा, उसके ऑपोजिट इधर क्या होगा? नाइट होगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अर्थ का जो नॉर्थ पोल है साउथ पोल एकदम सीधा नहीं है और टिल्टेड है थोड़ा। ठीक है, अर्थ का एक्सिस जो है थोड़ा सा टिल्टेड है, तो कुछ पार्ट नॉर्थ का साउथ में, साउथ का नॉर्थ में, मतलब दिन और रात में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है,
While considering the overhead midday sun at noon as a point of reference for a given meridian, the day is 24 hour long. This day is known as mean solar day. अब ये जो डिफरेंस है वो कितना का है देखिए, द डिफरेंस बिटवीन ऑफ नियरली 4 मिनट बिटवीन सिट्रल डे एंड मीन सोलर डे. अभी हम लोग पढ़े थे सिट्रल डे स्टार्ट डे का और मीन सोलर डे, ये दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस हो गया, 4 मिनट का हो गया. Is caused due to another motion of Earth around the Sun called revolution, which covered 1 degree of orbit of revolution each day. ये जो 4 मिनट का डिफरेंस हुआ वो अर्थ के रिवोल्यूशन के कारण हुआ. अब अर्थ के एक्सिस के बारे में बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले ग्राफ समझ लेते हैं तो आपको आसानी से सब समझ में आ जाएगा. ये है मेरा नॉर्थ पोल और ये है मेरा साउथ पोल, जो इसको दो भाग में बांट देता है. साउथर्न हेमिस्फीयर ये वर्टिकल लाइन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना एंगल बनाता है. ये 23.5 डिग्री एंगल बनाता है. इंक्लाइंड है यहाँ पर, मतलब वर्टिकल के साथ इसका जो इंक्लिनेशन है वो है 23.5 डिग्री. यही प्लेन ऑफ ऑर्बिट के साथ जब इंक्लिनेशन देखेंगे टोटल 90 डिग्री बनेगा, तो इधर इंक्लिनेशन हो जाएगा 66.5 डिग्री. ठीक है, अर्थ के ऑर्बिट से यदि हम लोग देखेंगे तो ये है हम लोग का इक्वेटर्स. ठीक है, तो हम लोग का जो पोल्स है नॉर्थ पोल साउथ पोल, जहाँ पे एक्सिस बनता है अर्थ का वो थोड़ा सा इंक्लाइंड है. बस अब उसी के बारे में एक पॉइंट देखते हैं. एक्सिस क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ के सेंटर से पास होता है. अर्थ को 24 घंटा लगता है एक कंप्लीट रोटेशन में अपने एक्सिस के अलग घूमने में. यहाँ पे दो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. ठीक है, दो एंड है एक्सिस का. द एक्सिस इज नॉट वर्टिकल बट इट मेक्स एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री विथ वर्टिकल और 66.5 डिग्री विद द प्लेन ऑफ अर्थ ऑर्बिट. दैट इज नॉट अ टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस. अर्थ एक्सिस क्या है, थोड़ा सा टिल्ट है. द टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस ऑल्सो नोन एज इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस. जो टिल्ट है अर्थ एक्सिस का उसको हम लोग इंक्लिनेशन भी बोलते हैं. द टिल्ट ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ एक्सिस ऑलवेज, यहाँ पे वर्ड पे ध्यान देना है, ऑलवेज को मार्क कर लेना है, रिमेन पॉइंटेड इन द सेम डायरेक्शन टुवर्ड द पोल स्टार ड्यूरिंग रिवोल्यूशंस. तो यहाँ पर जो पॉइंटिंग होगा सेम डायरेक्शन में होगा हमेशा. ये समझ में आया. अब देखिए सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, सन रे आ रहा है तो नॉर्थ पोल यहाँ है मेरा, साउथ पोल यहाँ है मेरा. अब यहाँ पे जैसे जैसे लाइट पड़ेगा उसके अकॉर्डिंगली यदि हम देखें, अभी अर्थ घूम रहा है अपने एक्सिस पे. अर्थ क्या हो रहा है, घूम रहा है, वेस्ट से ईस्ट घूम रहा है. सन का जो फेस होगा, मतलब अर्थ का जो फेस होगा सन रे पे, वो आधा ही पड़ पाएगा, पूरा तो नहीं पड़ेगा. तो यहाँ देखिए पूरा नहीं पड़ा, आधा ही पड़ा. ठीक है, दूसरा हाफ सन से दूर है तो एक जगह डे होगा और एक जगह नाइट होगा. तो जो डे और नाइट को अलग कर रहा है, ये जो लाइन आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसी को हम लोग बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. इधर है आपका डे, इधर है आपका नाइट. फिर अर्थ जैसे जैसे रोटेट करेगा तो ई वाला पार्ट में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा. इधर वाला में अबर हो जाएगा डे और इधर वाला में हो जाएगा नाइट. वही चीज यहाँ पर समझाने का कोशिश किया गया है. अब इसके कारण यदि हम इस लाइन पे ध्यान से देखें तो हम लोग को पता चलेगा कि ई वाला लाइन पर अधिकतर टाइम में सन का लाइट पड़ रहा है, तो यहाँ पर ज़्यादा देर तक क्या होगा, दिन होगा, रात कम समय का होगा. वही चीज़ यहाँ पर समझाने की कोशिश किया. इक्वेटर पे दिन और रात सेम होगा, उसके आगे जैसे जाएंगे दिन और रात का जो डिफरेंस है और इधर आएंगे दोनों जगह डिफरेंस क्या होगा, चेंज होते रहेगा. ठीक है, सिर्फ इक्वेटर पर 12 घंटा का दिन होगा और 12 घंटा का रात होगा, बाकी सब जगह चेंज होगा. देखिए यहाँ पे 6 मंथ का नाइट होगा नॉर्थ पोल में, साउथ पोल में 6 मंथ का डे हो. से जस्ट ऊपर में 4 मंथ्स. तो वही चीज़ यहाँ समझाने की कोशिश किया है. अर्थ का स्पीड बताने की कोशिश किया है कि अर्थ बहुत फास्ट घूमता है. यदि हम बात करते हैं तो उसका स्पीड लगभग में 1670 किलोमीटर पर आवर होता है. एक घंटा में लगभग में 1670 किलोमीटर का स्पीड से घूमता है. यहाँ पे ये भी समझने की कोशिश करना है कि अर्थ का जो रोटेशन है, यदि हम आप देखे होंगे जैसे ब्रेक डांस होता है ना, ब्रेक डांस में देखते हैं एक ग्लोब रखा हुआ रहता है या फिर एक आदमी रख देता है. अब उसके अकॉर्डिंगली यदि घूमता हुआ वहाँ पे एक आदमी बाहर में खड़ा भी रहता है तो बहुत लगता है कि स्लो घूम रहा है.
तो ये बोला था स्पीड ऑफ रोटेशन डिक्रीजेज ड्यू टू स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ एज वन गोज अवे फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। यदि कोई इक्वेटर से पोल की ओर जाता है तो इसका स्पीड जो होगा वो क्या होगा, घटता हुआ दिखेगा हमको। स्पीड क्या दिखेगा, घटता हुआ दिखेगा। स्पीड ऑफ रोटेशन जस्ट हाफ ऑफ दैट ऑफ इक्वेटर एट 60 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ। 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ पर जो स्पीड होगा इक्वेटर से जस्ट आधा हो जाएगा। इक्वेटर से जस्ट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ध्यान रखना है। बिकॉज द लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस ओवर देयर इज जस्ट हाफ ऑफ दैट ऑफ इक्वेटर। जो सर्कमफेरेंस का लेंथ है वो इक्वेटर से जस्ट वहाँ पर क्या है, हाफ है। इन दिस वे द पोल्स हैव ऑलमोस्ट नो रिलेटिव मूवमेंट ऑफ रोटेशन बीच कॉज दे आर जस्ट पॉइंट। तो जब हम लोग पोल पर जाएंगे तो वहाँ पर किसी भी तरह का कोई रिलेटिव मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि वो लोग पॉइंट है। क्या है, पॉइंट है। वी डू नॉट रियलाइज दैट वी आर मूविंग सो फास्ट। हम लोग को क्यों नहीं लगता है कि हम लोग इतना फास्ट घूम रहे हैं? इसका कारण ये है कि बिकॉज एवरीथिंग ऑन अर्थ इंक्लूडिंग एटमॉस्फेयर विच इज बाउंड टू द अर्थ, एटमॉस्फेयर को इंक्लूड करते हुए जो अर्थ को बांध के रखता है, ड्यू टू इट्स ग्रेविटी इज मूविंग अलॉन्ग विथ इट, वो भी घूम रहा है। मतलब एक तरह सोचिए कि ट्रेन पे हम बैठे हुए हैं, ट्रेन चल रहा है और मेरा सामने वाला आदमी भी बैठा हुआ है और ट्रेन चल रहा है, तो हमको क्या लगेगा, कोई चलता हुआ दिखेगा? नहीं दिखेगा, रुका हुआ ही दिखेगा। वही बात किया जा रहा है। अब अर्थ के रोटेशन के कारण क्या क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो अर्थ के रोटेशन के कारण सबसे पहला देखिए, अर्थ के रोटेशन के कारण सन हम लोग को, अर्थ किधर से किधर घूमता है, वेस्ट से ईस्ट, लेकिन हम लोग को लगता है कि सन ईस्ट में अपीयर हो रहा है और वेस्ट में सेट हो रहा है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है। दूसरा, डे और नाइट एक्सपीरियंस करते हैं हम लोग 24 घंटा के अंदर ही अर्थ के रोटेशन के कारण ही। टाइम डिफरेंस कितना का होता है, 4 मिनट का, ठीक है, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड के लिए। बिटवीन डिफरेंट प्लेसेस ऑन अर्थ ऑब्जर्व ड्यू टू रोटेशन, सिंस द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ईच एंड एवरी लॉन्गिट्यूड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट फेसेस द ओवरहेड सन्स वंस इन 24 आवर्स। तो एक समय ऐसा आएगा जब अर्थ मतलब सन के डायरेक्ट ओवरहेड में होगा 24 आवर्स में, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझना है, देखिए कोरियोलिस फोर्स, एज वी हैव लर्न देयर इज अ डिफरेंस इन अर्थ स्पीड ऑफ रोटेशन एट वेरियस लैटिट्यूड, इट कॉल्ड कोरियोलिस फोर्स। एक एग्जांपल के तौर पे समझिए कि आप इस तरह का एक झूला में बैठे हैं, एक आदमी यहाँ बैठा है, एक आदमी यहाँ, एक आदमी यहाँ और एक आदमी यहाँ। इसके हाथ में बॉल है, इसको फेंका यहाँ पर, फिर इसको फेंका यहाँ पर, इसको फेंका यहाँ पर, कुछ नहीं होगा भाई, जैसा जो है वैसे ही चल जाएगा। ये रुका हुआ है, लेकिन जैसे इसको घुमा दें, अब हम चाहेंगे इसको फेंकने, तो इसको ना जाके हम फेंकेंगे ऐसे, ये ऐसे हो जाएगा, घूम जाएगा, डायरेक्शन क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। तो सेम उसी तरह यहाँ पर होता है कि अर्थ का मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर हमको एक फोर्स देखने को मिलेगा, जो हमको देखने को मिलेगा कोरियोलिस फोर्स। क्या देखने को मिलेगा, कोरियोलिस फोर्स। ध्यान रखना, इट अफेक्ट द जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। कोरियोलिस फोर्स किसके कारण है, ध्यान देना। कोरियोलिस फोर्स कॉज्ड बाय रोटेशन ऑफ अर्थ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिव इफेक्ट अपॉन विंड्स, ओशियन करंट, साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन ऑल्सो। साइक्लोन हो गया, विंड हो गया, ओशियन करंट हो गया, एंटी साइक्लोन हो गया, सबका जो डायरेक्शन चेंज होता है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, कोरियोलिस फोर्स। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि कोरियोलिस फोर्स के कारण विंड जो है नॉर्थन हेमिस्फीयर में राइट की ओर मुड़ेगा, right of their course in northern hemisphere and left of their course in southern hemisphere। southern hemisphere में left और northern hemisphere में right। याद रखना है, northern hemisphere में right मूव करेगा और जब southern hemisphere आएंगे तो उधर मूव करेगा left, ठीक है। अब रोटेशन के कारण और क्या होता है, तो रोटेशन के कारण और क्या देखने को मिलता है, देखिए द टाइड अकर्स ट्वाइस अ डे एंड देयर वेस्टवर्ड प्रोग्रेस इज ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ रोटेट कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट, उसके कारण टाइड भी 2 बार देखने को मिलता है। द अर्थ शेप जियोइड और ऑब्लेट स्फेरॉइड इज कॉज्ड बाय रोटेशन, घूमने के कारण द अर्थ इज बल्ज एट द इक्वेटर एंड स्लाइटली फ्लैटन एट द 2 पोल्स। रोटेशन कॉजेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट कॉजेस स्लाइट बल्ज एट द इक्वेटर। रोटेशन के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है, इसके कारण लगता है कि इक्वेटर पे थोड़ा सा
बल्ज। और रोटेशन आपका यहाँ पे होता है समाप्त। अब हम लोग बढ़ते हैं रिवॉल्यूशंस की ओर। रिवॉल्यूशन क्या होता है? सन है यहाँ पर, इसके चारों ओर घूमना कहलाता है रिवॉल्यूशंस। द एनुअल मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड द रिवॉल्यूशंस। ऑर्बिट क्या होता है? जिस पाथ में घूमता है, जैसे यहाँ पर अर्थ है, इस पाथ में घूम रहा है, तो ये जो पाथ होगा इसी को ऑर्बिट बोलेंगे। द पाथ along which the earth revolve around the sun in anti-clockwise direction is known as its orbit. ऑर्बिट जो होता है वो एलिप्टिकल होता है और ओवल होता है। ऑर्बिट जो होता है वो क्या होता है? एलिप्टिकल और ओवल शेप का होता है। तो अर्थ ट्रेवल 940 मिलियन किलोमीटर along its elliptical orbit around the sun in a single revolution. It moves at a tremendous speed of nearly 30 km per second along the orbit. सोचिए कितना स्पीड से घूम रहा है, 1 सेकंड में 30 किलोमीटर। और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है लीप ईयर का, रिवॉल्यूशन में कितना समय लगता है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो हम लोग के पास रिवॉल्यूशन होने में 365 दिन 6 घंटा का समय लगता है। हम लोग कितना मानते हैं? 365 दिन। ये 6 घंटा हर बार बढ़ते जाता है और हर 4 साल में जब 6 × 4 होता है तो 24 आवर्स बढ़ जाता है। और 24 आवर्स में जब बढ़ जाता है मतलब एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो उस समय हम लोग का जो एक साल होता है लीप ईयर, वो 366 दिन का होता है, 366 डेज का होता है। और ये जो एक्स्ट्रा डे है उसको ऐड किया जाता है फरवरी मंथ में 29 डेज का। ठीक है। लीप ईयर पता करने के लिए बेसिकली हम उसको 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है। लेकिन जब सेंचुरी आ जाए, जैसे 1600, 1700, ये सब ईयर पता करना हो तो हम लोग 4 से नहीं डिवाइड करते हैं, क्योंकि यदि लास्ट में 2 जीरो है तो 4 से डिवाइड हो ही जाएगा। हम लोग सेंचुरी को पता करने हैं, सिर्फ सेंचुरी 1600, 1700, 1800, उसे आपको 400 से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है। ठीक है। जो 24 लीप ईयर है तो अगला लीप ईयर कब आएगा? 2028 में आएगा। कब आएगा लीप ईयर? 2028 में। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं पेरीहिलियन और एपीहिलियन का। क्या नाम है? पेरीहिलियन और एपीहिलियन। पी से पास, ए से अवे, दूर, इतना ही याद रखना है, बस काम हो जाएगा। जब सन अर्थ के पास में होता है, मतलब सन और अर्थ का डिस्टेंस सबसे कम होता है, तो उस टाइम को हम लोग बोलते हैं पेरीहिलियन। और वो 3 जनवरी का समय होता है। कितना समय होता है? 3 जनवरी का। ठीक है। 147 मिलियन किलोमीटर। सेम इसी तरह एपीहिलियन 4 जुलाई का समय होता है, जब सन सबसे ज़्यादा दूरी पर होता है, 152 मिलियन किलोमीटर। 152 मिलियन किलोमीटर, इसको बोलते हैं एपीहिलियन, अवे फ्रॉम द सन, सन से दूर। पेरीहिलियन मतलब सन के पास। ठीक है। यहाँ पे यही समझाने की कोशिश किया गया है। According to Kepler's law of planetary motion, the Earth moves fastest when it is in perihelion and slowest in aphelion. जब पेरीहिलियन में रहता है तो अर्थ फास्ट मूव करता है, और जो एपीहिलियन में रहता है तो स्लो मूव करता है। ये भी ध्यान रखना है। द डिफरेंस इन डिस्टेंस बिटवीन पेरीहिलियन एंड एपीहिलियन ओनली अबाउट 5 मिलियन किलोमीटर। देखिए 152 था यहाँ पर और यहाँ पे 147 है, तो कितना का डिफरेंस हुआ? 5 का। Which is quite small if we consider average distance of about 150 million किलोमीटर। यदि एवरेज 150 मानते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में दोनों कम है, लेकिन फिर भी है डिस्टेंस। ठीक है। अब क्या इफेक्ट देखने को मिलता है? कंबाइन इफेक्ट ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस एंड रिवॉल्यूशंस, दोनों के कारण यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चेंजेस देखने को मिलेगा एक तरह से। Due to inclined axis of Earth, each of pole is presented alternatively to direct ray of the sun. When the north pole is tilted towards the sun, it is summer in northern hemisphere. जब नॉर्थ पोल में सन रहेगा, मतलब उसकी ओर रहेगा, तो यहाँ पर हम लोग को नॉर्थन हेमिस्फीयर देखने को मिलेगा। While southern hemisphere experience winter at the same time, उसी समय साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या देखने को मिलेगा? विंटर, क्योंकि साउथ पोल दूर है। जब साउथ पोल टिल्ट रहेगा तो वहाँ पर समर हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है कि सब घूम रहा है और जो जिसके पास में है वहाँ पर उस टाइप का मौसम देखने को मिलेगा। पहला पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट, ड्यू टू इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अभी समझाए थे, सब जगह अलग अलग होता है, जिसके कारण
इट मीन्स वेयर समर सीजन इज एक्सपीरियंस द डेज आर लॉन्गर। जहाँ पर गर्मी होता है वहाँ दिन बड़ा होता है, और जहाँ पर ठंडा होता है वहाँ पर दिन छोटा होता है। अगला पॉइंट, द एल्टीट्यूड ऑफ मिड डे सन ऑल्सो वेरीज अकॉर्डिंगली। जो एल्टीट्यूड है मिड डे सन का वो भी क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। अगला सीजन में भी चेंजेस देखने को मिलता है। सिर्फ इक्वेटर पर 12 घंटा का दिन और 12 घंटा का रात होता है। अब सोच के देखिए, इस तरह से टिल्टेड नहीं होता, एकदम सीधा होता, तो हर जगह 12 घंटा का दिन 12 घंटा का रात होता। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और कोई सीजन नहीं होता धरती पर, इसलिए सीधा नहीं हो गई, एक्सिस थोड़ा सा टिल्टेड है, तो ये बहुत अच्छा बात है हम लोगों के लिए, ठीक है। ध्यान रखना है, ये नहीं सोचना है कि टिल्टेड है तो दिक्कत है, टिल्टेड है तो अच्छा बात है, ठीक है। एप्रेड माइग्रेशन ऑफ सन, ये जो टॉपिक है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझिए। जब यहाँ पर 0 डिग्री है, देखिए 21 मार्च, 21 जून और 22 दिसंबर, डेट ध्यान में रखना है। नॉर्थवर्ड एपरेंट माइग्रेशन, जिसको हम लोग उत्तरायण और दक्षिणायन बोलते हैं ना, उसी के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे। द नॉर्थवर्ड एपरेंट माइग्रेशंस, द सन अपीयर टू बी मूविंग नॉर्थवर्ड आफ्टर December 22 till 21 जून। 22 दिसंबर से 21 जून तक नॉर्थवर्ड मूवमेंट होता है इस 6 मंथ में। दिस नॉर्थवर्ड मूवमेंट फॉर 6 मंथ इज ऑल्सो नोन एज उत्तरायण। द सन साइन वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन 21 जून। 21 जून को सन जो है साइन करेगा वर्टिकली, तो वहाँ पे सेम इसी तरह अगला 6 मंथ के लिए, तो पहला 6 मंथ में था जब सन अपीयर होगा मूविंग करते हुए 21 जून से 22 दिसंबर तक साउथ की ओर। इस किधर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, नॉर्थ की ओर। ये किधर जा रहा है, साउथ की ओर। तो जब दक्षिण की ओर मूवमेंट होगा तो इसको बोलेंगे दक्षिणायन, ठीक है। इस समय 22 दिसंबर को जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वहाँ पर सन वर्टिकली फॉल करेगा। अब सीजन चेंज होता है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। किसके बारे में बात करते हैं, सीजन चेंज हो रहा है उसके बारे में। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझना है तो बहुत आसानी से सीजन समझ में आ जाएगा। सबसे पहले सन है, इस लोकेशन को ध्यान से समझिए, यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पर साउथ पोल है, ठीक, इस तरह से पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सन का लाइट पड़ रहा है, ये है आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक, ठीक। अब इधर वाला फेज में सन का लाइट पड़ेगा, इधर वाला पार्ट में नहीं पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, एक तरह से समर में नॉर्थन हेमिस्फीयर हो जाएगा, नॉर्थ वाला पार्ट में पड़ेगा तो, और साउथर्न हेमिस्फीयर में विंटर हो जाएगा उस समय, ठीक, ठीक है। और यहाँ पर जो देखने को मिलेगा, देखिए 21 जून समर सोलस्टिस हो जाएगा। 21 जून हम लोग मनाते हैं ना राष्ट्रीय योग दिवस, नेशनल योगा डे, इसलिए चूज किया जाता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो समर सोलस्टिस देखने को मिलता है, दिन जो होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। अब इस तरह से घूमते घूमते चलते जाएगा। अब देखिए जस्ट इसका ऑपोजिट पोजीशन को समझिए, जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ समर था नॉर्थन हेमिस्फीयर में, तो जस्ट जब एक बार पूरा इधर ऑपोजिट हो जाएगा तो विंटर हो जाएगा नॉर्थन हेमिस्फीयर में और समर हो जाएगा साउथर्न हेमिस्फीयर में। और इस समय होगा 22 दिसंबर विंटर सोलस्टिस, क्या होगा, विंटर सोलस्टिस। अब बीच में यहाँ पर 2 जगह के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ नॉर्थ पोल साउथ पोल तो है ही, यहाँ पे यदि ध्यान से देखें तो जो लाइट है वो बराबर पड़ रहा है। तो वो दिन याद रखिएगा आप, घूमते घूमते जब हम 23 सितंबर तक पहुँचते हैं तो उस समय साउथर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है और 23 सितंबर को इधर ऑटम इक्विनॉक्स होता है, ठीक है। डेट आपको याद रखना है 21 जून, फिर बीच में आपको मिलेगा 23 सितंबर, फिर आपको आगे मिलेगा यहाँ पर घूमते घूमते 23 सितंबर हो गया, 21 मतलब 22 दिसंबर और 21 मार्च, ठीक है। 4 डेट याद रखना है। पहला 21
जून और 22 दिसंबर समर सोलस्टिस, विंटर सोलस्टिस। कहाँ पर? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। साउथर्न हेमिस्फीयर में उल्टा हो जाएगा, विंटर सोलस्टिस होगा वहाँ पर। 23 सितंबर और 21 मार्च दोनों क्या होगा यहाँ पर? इक्विनॉक्स होगा, मतलब बराबर देखने को मिलेगा दिन और रात उस दिन। ठीक है, अब इसी के कारण क्लाइमेट चेंज होगा आपका। अब एक एक करके यहाँ पर दिया हुआ है, डेट इंपॉर्टेंट जो है वो याद रखना है, उसके अकॉर्डिंगली ग्राफ के थ्रू समझ लेना है। देखिए 21 जून समर सोलस्टिस, लॉन्गर डे एंड शॉर्टर नाइट्स इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। 23 सितंबर ऑटमनल इक्विनॉक्स, इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स इन बोथ द हेमिस्फीयर। 22 दिसंबर विंटर सोलस्टिस, लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट इन साउथर्न हेमिस्फीयर। अगला 21 मार्च वर्नल इक्विनॉक्स या फिर समर इक्विनॉक्स, इक्वल डे एंड इक्वल नाइट्स इन बोथ द हेमिस्फीयर। घूमते घूमते हम लोग इस तरह से पहुंचेंगे। अब समर सोलस्टिस से स्टार्ट करता है। सन स्टैंडिंग स्टिल और रीचिंग द हाईएस्ट पॉइंट 21 जून। देखिए 21 जून को पड़ेगा। मिडनाइट सन ऑब्जर्व्ड सन। अब यहाँ पे देखिए डे बराबर 24 आवर, आर्कटिक सर्कल के जस्ट ऊपर। इधर डे बड़ा होगा नाइट से, जैसे जैसे आएंगे डे इक्वल्स टू नाइट हो जाएगा। इक्वेटर पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तरफ डे जो है छोटा हो जाएगा, और अंटार्कटिक सर्कल से इधर आएंगे तो नाइट जो होगा 24 आवर्स का हो जाएगा। तो आप सब देख पा रहे हैं यहाँ पर वही चीज यहाँ पर समझाने का कोशिश किया गया है। ठीक है, इट इज समर सीजन इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। देखिए किसी को दिक्कत हो रहा है कि सर याद नहीं रख पाएंगे नॉर्थर्न होगा कि साउथर्न होगा, तो अपना जैसा इधर होता है ना वो याद रख लेना बस। हाँ, हम लोग नॉर्थ में रहते हैं तो सोचिए हम लोग जब गर्मी का टाइम कब होता है? मई जून अप्रैल, ये सब गर्मी का समय होता है। तो बस समर सीजन याद रखना है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में होता है 21 जून, समर सोलस्टिस है। ठीक है, दिन बड़ा होगा और रात छोटा होगा। इसके बाद से क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे अभी हम लोग अगस्त में पहुंच गए, अब सिचुएशन क्या हो रहा है आप देखे रहे होंगे कि धीरे धीरे दिन क्या होगा? छोटा होते जा रहा है, और रात क्या होगा? धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा। ठीक है, अब ये सिचुएशन फिर आएगा आपका सितंबर में। ठीक है, इसका उल्टा हो रहा होगा वहां पर। अभी हम लोग के पास गर्मी पड़ रहा है तो साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या पड़ेगा? उस समय ठंडा पड़ेगा, मतलब दिन वहाँ छोटा होगा और रात क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, जस्ट उसका उल्टा लिख देना और कुछ नहीं करना है। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखिए समर सोलस्टिस वर्टिकल रे आ रहा है, ये वाला पार्ट पे पड़ा, ये था नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे घूमते घूमते 21 जून से आगे बढ़ेंगे और पहुंचेंगे 23 सितंबर में। तो क्या बोल रहे थे कि दिन छोटा होते जा रहा था और रात बड़ा होते जा रहा था। तो इस तरह से पहुंचते पहुंचते इक्विनॉक्स जब आएंगे, तो इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्वल नाइट्स। तो यहाँ पर दिन और रात क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो देखिए जब फॉल किया तो सब जगह डे और नाइट क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो डेट याद रखना है। ऑटमनल इक्विनॉक्स का पोजीशन ऑफ अर्थ ऑन 23 सितंबर। ऑल लैटिट्यूड हैव इक्वल डे एंड इक्वल नाइट्स, 12 आवर्स डेज और 12 आवर नाइट्स। डेट क्या है? 23 सितंबर। ऑटमनल इक्विनॉक्स, देखिए ऑटमनल इक्विनॉक्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अब इसके बाद से ठंडा आने लगेगा हम लोग के पास। इसके बाद से क्या होगा? दिन जो है वो छोटा और होगा, मतलब 12 घंटा से छोटा होगा, रात 12 घंटा से बड़ा होने लगेगा। ठीक है, द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन टचेज बोथ द पोल्स बिकॉज एट दिस पोजिशन द इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन ड्यूरेशन ऑफ अ डे। द सन रेज आर ओवरहेड एट द इक्वेटर मेकिंग 90 डिग्री एंगल। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो जैसे ठंडा में एंटर कर रहे हैं हम लोग नॉर्थ में एग्जिस्ट करते हैं, ध्यान रखना है। तो ये सब जो भी लिखेंगे हम लोग नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में लिखेंगे, साउथर्न हेमिस्फीयर में जस्ट उसका क्या करना है? उल्टा लिख देना है। अब विंटर सोलस्टिस में क्या होगा? ध्यान देना है। विंटर सोलस्टिस 22 दिसंबर। अब क्या हो रहा था? सितंबर के बाद जो है दिन जो है वो छोटा हो रहा था और रात जो है वो बड़ा हो रहा था। ठीक है, अब ऐसा घटना घटते घटते एक समय आएगा 22 दिसंबर, उसमें रात सबसे बड़ा होगा और दिन छोटा हो जाएगा। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए डे लेस देन
नाइट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ओर। डे इक्वल टू नाइट इक्वेटर पर, डे ग्रेटर देन नाइट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब उधर जब हम लोग यहाँ ठंडा पड़ेगा तो उधर क्या पड़ेगा, गर्मी पड़ेगा। तो इट इज समर सीजन इन साउथर्न हेमिस्फीयर एंड इट हैज लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट ऑन दिसंबर 22। अब ये नहीं सुना वहाँ गर्मी कैसे पड़ रहा है, ये हम लोग बात कर रहे हैं साउथर्न हेमिस्फीयर का। हम लोग अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे तो हम लोग बोलेंगे हम लोग यहाँ ठंडा पड़ेगा और रात जो होगा वो बड़ा होगा और दिन जो होगा वो छोटा होगा। अब यही दिसंबर के बाद से दिन धीरे धीरे क्या होने लगेगा, बड़ा होने लगेगा और रात धीरे धीरे छोटा होने लगेगा, ध्यान रखना है। द साउथर्न हेमिस्फीयर फेसेस हायर एल्टीट्यूड ऑफ मिड डे सन, सो इट इज समर इन साउथर्न हेमिस्फीयर वेयर एज डेज आर लॉन्गर एंड नाइट्स आर शॉर्टर। उसी समय नॉर्थ पोल इंक्लाइंड है दूर, तो वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा है। इट इज विंटर इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड इट हैज शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट ऑन 22 दिसंबर। ठीक है, दिसंबर में देखते होंगे हम लोग यहाँ ठंडा पड़ रहा है, तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में हम लोग रहते हैं इसलिए। अब ये सिलसिला चलते रहेगा। ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम 22 आवर्स एट द इक्वेटर टू 0 आवर कंप्लीट डार्कनेस एट द नॉर्थ पोल। ये नॉर्थ पोल में पूरा डार्कनेस देखने को मिलेगा हमको। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, जैसा कि बोले कि धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो दिन जो होगा वो बड़ा होने लगेगा और रात जो है वो छोटा होने लगेगा और फिर हम लोग पहुंच जाएंगे स्प्रिंग इक्विनॉक्स में और वर्नर इक्विनॉक्स में जो 21 मार्च को होगा। कब होगा, 21 मार्च को होगा। अब 21 मार्च को समय आ गया, देखिए दिन को हम बढ़ा दिए और रात को छोटा कर दिए, दोनों को एक समय ऐसा आया कि दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया और पहुंच गया 21 मार्च को। अब इसके बाद से ही दिन बड़ा होने लगता है तो गर्मी बढ़ने लगता है और रात छोटा होने लगता है। द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन अगेन पासेस थ्रू बोथ द पोल्स मेकिंग 24 आवर डे एंड 24 आवर्स नाइट एट ऑल प्लेसेस ऑफ अर्थ। हर जगह सेम हो जाएगा, हर जगह क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। समझ में आया, वही चीज़ यहाँ पे समझाने का काम किया गया है। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ है हम लोगों के पास, मिडनाइट सन। मिडनाइट सन मतलब सोचिए रात में आपको सन दिख रहा है, कब देखने को मिलता है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। इट इज ऑब्जर्व दैट सीजनल वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इज मिनिमम एट द इक्वेटर। जो वेरिएशन है सीजन का वो बहुत कम होता है इक्वेटर पर। जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे सीजन का वेरिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये पोलर रीजन पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। ड्यूरेशन डे एंड नाइट वेरीज according to the season experience in a particular hemisphere during summer solstice 21 जून the north pole is inclined। वही चीज़ अभी जो हम लोग पढ़े 21 जून जो था उस दिन से दिन बड़ा था रात छोटा था। बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँचे हम लोग, सितंबर में पहुँचे। ठीक है, 23 सितंबर को पहुँचे, तो 23 सितंबर को दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। सितंबर से पहुँचे पहुँचे फिर हम लोग कहाँ पहुँचे, 22 दिसंबर को, तब दिन छोटा हो गया रात बड़ा हो गया। फिर हम लोग पहुँचे 21 मार्च को, 21 मार्च को जब पहुँचे दिन रात फिर बराबर हो गया, फिर दिन बड़ा होने लग गया। ये सिलसिला इसी तरह से चलते रहेगा और इसी तरह से यहाँ पर हम लोगों को सीजन में चेंजेस देखने को मिलते रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा मिडनाइट सन के बारे में बात करते हैं हम लोग। During summer solstice 21st June of North Pole is inclined toward the sun, so the region beyond the Arctic Circle experiences 24 hours continuous daylight. The area located in frigid zone of northern hemisphere, especially Norway, is known as the land of midnight sun. पूछ सकता है आपसे, नॉर्वे को हम लोग लैंड ऑफ मिडनाइट सन बोलते हैं, क्यों? बिकॉज देयर द सन डज नॉट सेट और राइज ऑन 21st of June। 21 जून को सन ना ही राइज होता है ना सेट होता है, सन प्रेजेंट ही रहता है, रात होता ही नहीं है। दिस प्लेस हैज कंटिन्यूअस डे लाइट फ्रॉम मिड ऑफ मे टू मिड ऑफ जुलाई, और ये कंटिन्यूअसली इस तरह से चलते रहता है। द सन डज नॉट सिंक बिलो द हॉरिजन एंड दिस कॉजेज द फिनोमेना ऑफ मिडनाइट सन विच कैन बी ऑब्जर्व एट एनी पॉइंट बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल। ये घटना आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में देखने को मिलता है। द नॉर्थ कैप नियर हैमरफेस्ट इन नॉर्वे इज अ प्लेस
ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन, इसलिए यहाँ पे टूरिस्ट लोग नॉर्वे में एक जगह हैमरफेस्ट वहीं पर जाता है घूमने। मैनी टूरिस्ट गो टू ऑब्जर्व द फिनोमिना ऑफ मिडनाइट सन। द नॉर्थ पोल एक्सपीरियंस 6 months daylight where the sun is above the horizon at a low angle। यहाँ पर हम लोग को मिडनाइट सन देखने को मिलता है। ठीक है, दिखाते हैं उस डायग्राम में, कहाँ पे था हम लोग का डायग्राम, देखिए ये मिडनाइट सन ऑब्जर्व हियर 24 hours। यहाँ पे रात हुआ ही नहीं एक तरह से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो either of two hemisphere which is inclined towards the sun will have summer season and frigid zone of that particular hemisphere will have 6 month continuous day night। मतलब चेंज होते रहेगा ये सिचुएशन और कंटिन्यूसली देखने को मिलेगा। एक बार 6 मंथ के लिए वहाँ पे दिन हो जाएगा, फिर एक बार 6 मंथ के लिए इधर हो जाएगा। अगला हम लोग के पास twilight dawn and dusk। We do not see the abrupt change from day to night or from night to day। अचानक चेंज नहीं होता है, धीरे धीरे चेंज होता है। There is always a transition period between day and night as well as night and day। This transition period of faint light starts when the sun is up to 18 degree below the horizon before the sunrise or after the sunset। तो ये जो पीरियड है इसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए, देयर इज अ पीरियड ऑफ डिफ्यूज लाइट नॉन एज ट्यूबलाइट। जो पीरियड है, देयर इज अ पीरियड ऑफ डिफ्यूज लाइट नॉन एज ट्यूबलाइट that is produced by scattering of air molecules, minute particles of dust and water vapors which reflect the sun's ray back to the earth's surface। जो एयर मॉलिक्यूल्स है, माइन्यूट पार्टिकल्स है, डस्ट का, वाटर वेपर है, उससे स्कैटर्ड हो जाता है, जो सन्स का जो रे आता है उसको रिफ्लेक्ट करके अर्थ सरफेस पर भेज देता है। ठीक है, ट्यूबलाइट का बात हो गया। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग डॉन का। The dawn starts from the time the sun is 18 degree below the horizon and lasts till the sun rises above the horizon, while dusk is the period of diffuse light after the sunset and it continues as long as sun is up to 18 degree below the horizon। मतलब बेसिकली बताना चाह रहा है कि डॉन और डस्क कब कहला रहा है। डॉन कब स्टार्ट होता है? द सन इज 18 डिग्री बिलो द हॉरिजन। जब सन जो है वो 18 डिग्री बिलो रहता है हॉरिजन से, ये देखिए 18 डिग्री बिलो हॉरिजन, और ये तब तक रहता है जब तक अबव द हॉरिजन नहीं आ जाता है। वाइल डस्क इज द पीरियड ऑफ डिफ्यूज लाइट आफ्टर सनसेट। सनसेट के बाद देखने को मिलता है डस्क। क्या देखने को मिलता है? डस्क। और वो कंटिन्यू रहता है जब सन 18 डिग्री बिलो ना चल जाए। मतलब डॉन जो है वो सुबह में होता है और जो डस्क है वो शाम में होता है। द ड्यूरेशन ऑफ ड्यू लाइट और डाउन एंड डस्क वेरीज विथ लैटिट्यूड एंड सीजन। इस सबके अकॉर्डिंगली चेंज होते रहता है। इसके बारे में ध्यान देने वाला बात क्या है? इट इंक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। इट डिपेंड्स ऑन द पाथ ऑफ द सन इन द स्काई। द सन्स पाथ इज ऑलवेज वर्टिकल एट लो लैटिट्यूड नियर द इक्वेटर, so the period of dawn and dusk is short because the sun rises or sinks below the horizon rapidly। तो इक्वेटर के पास जो डॉन और डस्क होता है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड एट द मिडिल और हाई लैटिट्यूड, मिडिल और हाई लैटिट्यूड पे जब हम जाएंगे तो इंक्लिनेशन ज़्यादा होगा, कर्वेचर्स देखने को मिलेगा। तो सन्स हैज एन इंक्लाइंड पाथ एट अ लो एंगल, सो द ड्यूरेशन ऑफ ट्यूबलाइट और डाउन एंड डस्क इज लॉन्ग विच लास्ट फॉर मेनी डेज। अब सीजन का हम लोग के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। सीजन के कारण फसल अच्छा होता है, ग्रो करता है, अलग अलग क्रॉप होता है, अलग अलग खाना खाते हैं। सीजन चेंज होने के कारण सबका जो बिहेवियर है उसमें चेंजेस देखने को मिलता है। प्लांट के पास भी सीजन होता है जिसके कारण एक सीजन जहाँ पर पत्ता वो लोग गिरा देता है अपना, उसमें फल उगता है, फूल उगता है, अलग अलग सीजन में होता है। ये सब एक प्रोसेस में ही होता है यदि हम बात करते हैं तो। ठीक है, जिसको हम लोग डेसिडुअस फॉरेस्ट बोलते हैं। जब पत्ता गिर जाता है तो एनिमल, बर्ड्स, फिश का भी अपना एक पर्टिकुलर सीजन होता है जब उसका ब्रीडिंग होता है, मतलब अपना जो नंबर्स है उसको बढ़ाने के लिए करता है या फिर माइग्रेट करता है एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए। ठीक है, इस तरह से आपका ये चैप्टर यहाँ पर हो जाता है समाप्त।
हम लोगों ने कौन कौन सा चैप्टर कंप्लीट कर लिया यहाँ पे, चैप्टर 1, 2 और 3। ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको किसी और चैप्टर का वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट के माध्यम से आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।